हेलो गाइस, वेलकम दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके एसएससी एमटीएस की काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। एसएससी एमटीएस के साथ साथ आपकी दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कराई जाती है, एसआई की भी तैयारी कराई जाती है और आपकी जो एसएससी जीडी है और आपकी सीएचएसएल इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जाती है। यानी कुल मिला के बात यह है कि आपके जिस भी एग्जाम में इंडिया जीके की बात होती है उसके लिए आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी बेहतरीन वीडियो है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए। बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? आपके 1916 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, या फिर शरद चंद्र ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं बता देता हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। फटाफट नोट कीजिए। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका टीआर की क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये आपको बताना है। सॉरी, आपका जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर आपका प्रधानमंत्री होता है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कौन करता है ये आपको बताना है। तो ये जो आपका आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 123 है। फटाफट आपको नोट करना है, क्वेश्चन को छाप लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अब आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको टॉप क्वेश्चन लगा लेना है। हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है इस पे देखते हैं। अजात शत्रु था, कालाशोक, या फिर शिशुनाग, या फिर उदयन। तो मैं बता दूं, हर्यक वंश के शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी, वो कौन थे आपके? वो थे उदयन। फटाफट नोट करना है, राइट आंसर डी ऑप्शन। छाप लीजिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आपका राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो टीआर की क्वेश्चन दे रखा है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके चांस है। तो नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। मगध साम्राज्य के किस वंश के शासक को पितृहंता कहते हैं? ये आपको बताना है। तो वो आपका कौन सा शासक है? हर्यक वंशीय शासकों को किनको कहते हैं? फटाफट नोट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, एग्जाम ऑथेंटिक। हर्यक वंशीय शासकों को क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। फटाफट आपको नोट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आपको वीडियो को फटाफट लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करना है जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? यह आपको बताना है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, हड़प्पा से, लोथल, राखीगढ़ी, या फिर आलमगीरपुर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? राखीगढ़ी से प्राप्त हुई है। फटाफट नोट कर लीजिए, राइट आंसर सी ऑप्शन। हड़प्पा से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, लोथल से किसके प्राप्त हुए, और आलमगीरपुर से किससे प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इनमें से भारत के कौन से स्थान है, यानी कौन से जो स्थल है वो भारत में पाए जाते हैं, ये भी आपको बताना है। पाकिस्तान में कौन से पाए जाते हैं ये भी आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त करने वाली जो धातु है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस में दे देता हूं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। जैसे आपका ऑप्शन हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है आपका तांबा, बी ऑप्शन क्या हो जाता है, चांदी, सी ऑप्शन क्या हो जाता है, कांसा, और डी ऑप्शन क्या हो जाता है, आप कुछ भी ले सकते हो डी ऑप्शन में, जैसे आपका लोहा, क्या हो जाएगा, लोहा। तो आपको बताना है कि जो सिंधु वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी, वो आपकी तांबा थी, चांदी थी, कांसा थी, या फिर लोहा थी। तो मैं बता दूं वो आपकी क्या थी, कांसा थी। तो फटाफट नोट कीजिए, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
सुमेलित करना है आपको। दे रखा है सिंधुकालीन अवशेष दे रखे, यहाँ पे आपको ये सिंधुकालीन अवशेष दे रखे हैं और उनके आपको स्थान दे रखे हैं, इन्हें आपको नोट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, गोदीबाड़ा जो दे रखा है इसके जो अवशेष है वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं ये आपको मैं बता देता हूँ, लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, महास्नानागार के जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, जोते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और लास्ट एंड फाइनल, श्रमिक आवास हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए में तो डी हो जाएगा, बी में ए हो जाएगा और सी में सी हो जाएगा और आपके डी में बी हो जाएगा। तो नोट कीजिए फटाफट, गोदीबाड़ा लोथल, महास्नागार मोहनजोदड़ो, जोते हुए खेत कालीबंगा और श्रमिक आवास आपके हड़प्पा। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है यह आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। किन्हें देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। फटाफट आपको नोट करना है। क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार टारगेट किया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार 100% छपने के इसके चांस होते हैं, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। वुलर झील, लोकटक झील, सुंदरबन ओडिशा या फिर रेणुका वेटलैंड। तो मैं बता दूं, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सुंदरबन ओडिशा है। फटाफट नोट कीजिए, राइट आंसर सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन से पहले अपन टीआर के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका क्वेश्चन आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, नोट कीजिए, रीड कीजिए। मिशन चंद्रयान किस दिन लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है फटाफट आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 22 जुलाई को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। फटाफट नोट कर लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है, ये आपको बताना है कि जो आपका पीतल है वो कौन सी धातुओं का मिश्रण है। फटाफट बताइए। आपके एसन का मतलब होता है टिन, Cu का मतलब होता है कॉपर, यानी ए ऑप्शन टिन प्लस कॉपर का मिश्रण है, बी ऑप्शन जिंक प्लस टिन का वो मिश्रण है, सी ऑप्शन कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण है और डी ऑप्शन कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का मिश्रण है। Zn का मतलब जिंक होता है, Al का मतलब एल्यूमिनियम होता है, Sn का मतलब टिन होता है, Cu का मतलब कॉपर होता है। इनके ये प्रतीक चिन्ह ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, कॉपर प्लस जिंक मिश्रण धातुओं का मिश्रण है। फटाफट नोट कीजिए, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, इसे आपको देखना है, फटाफट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विदेश से होने वाली आय जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपका डी होता है डोमेस्टिक। क्या होता है, डोमेस्टिक। थोड़ा इस मीनिंग को आपको लिखना है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, आपका घरेलू होता है। फटाफट नोट कर लीजिए, क्या होता है, घरेलू। डोमेस्टिक से यदि आपको कहाँ पर जाना होता है, नेशनल की तरफ जाना होता है। एन से बोल सकते हो नेशनल की तरफ। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय की तरफ। किधर जाना होता है, राष्ट्रीय की तरफ। तो आपको क्या करना होता है, यदि डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो इसमें क्या ऐड करना होगा, आपको प्लस करना होगा विदेश से होने वाली आय को। क्या ऐड करना होगा, विदेश से होने वाली आय को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। फटाफट नोट कर लीजिए, इससे संबंधित एक वीडियो बनाया गया है, मेरा प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना है। जीडी की एग्जाम के लिए बेहतरीन वीडियो बनाया गया है, उसमें आपको इसके सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो विदेश से होने वाली आय को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यदि डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है तो। अब अपन देखते हैं, यदि आपको कहाँ से जाना होता है, यदि आपको ग्रोस से जाना होता है। ग्रोस का मतलब होता है आपका सकल। क्या होता है, सकल, जिसे जी से शो किया जाता है। ग्रोस से यदि आपको नेट की तरफ जाता होता है, नेट की तरफ, नेट का मतलब होता है शुद्ध। क्या होता है, शुद्ध। फटाफट देखिए, ग्रोस से नेट की तरफ जाने पर आपको क्या करना होता है, घिसावट को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्या होता है, घिसावट को माइनस करना होता है। तो अपन देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो आपको जीडीपी से आपको बताना है, क्या बताना है, जीडीपी से। तो आपको दे रखा है विदेश से होने वाली आय जोड़ने पर, तो इसमें कुछ ऐड करना है। तो मैंने बताया था कि विदेश से होने वाली आय को ऐड करते हैं तो आपका जो डोमेस्टिक होता है वो नेशनल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
ओनली डी ही आपका चेंज होगा, जी और आपके पी नहीं चेंज होंगे, ये आपको नोट करना है। तो डी आपके एन में चेंज हो जाएगा, तो डी की जगह आपको एन लिख देना है, और आपका जो पहले वाला जो वर्ड है इसको पहले लिख दो, लास्ट वाले वर्ड को लास्ट में लिख दो। तो जीडीपी में यदि आप विदेश की आय को ऐड करते हो तो आपका क्या बन जाता है, जीएनपी बन जाता है। फटाफट नोट कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन है, फटाफट इसे आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो फटाफट बताइए, तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो फटाफट नोट कीजिए। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एडिनोसिन, फटाफट नोट कर लीजिए। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, क्या होता है, ट्राईफॉस्फेट होता है। फटाफट नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अब आपको बताना है कि एटीपी कहाँ पर संचित होती है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एटीपी कहाँ संचित होती है, ये आपके कहाँ पर संचित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, संचित होती है। फटाफट नोट कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नहीं जोड़ा गया, ये आपको बताना है। तो अगला, तो फटाफट बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है भाग 4A, भाग 14A, या फिर अनुच्छेद आर्टिकल 21A, या फिर आर्टिकल 39A। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपके 42वें संविधान संशोधन आपका कब होता है। तो 42वां संविधान संशोधन आपके 1976 में होता है। फटाफट नोट कर लिए, कब होता है, 1976 में होता है। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। तो इसके बारे में अपन देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले आपका जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन। फटाफट इसे नोट करना है, क्या है, सी ऑप्शन। ए ऑप्शन के बारे में देखते हैं। आपका भाग 4A किससे संबंधित है, यह आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से। फटाफट आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं। आपका भाग 14A के बारे में बात करते हैं। तो भाग 14A से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो आर्टिकल किसके तहत आता है, आर्टिकल 323A, और आपके किसके तहत आता है, आर्टिकल 323A और 323B के तहत आता है। फटाफट नोट करना है। इसमें ट्रिब्यूनल है, यानी प्राधिकरण होता है, ये भी आपको नोट करना है। तो डायरेक्ट बात याद रखना है, भाग 14A में आपका आर्टिकल 323 यानी 323 आता है ए, और आपका 323B आता है। फटाफट नोट कीजिए। अब अपन देखते हैं सी ऑप्शन की तरफ। आपको बताना है कि किसे, यानी इसे कब जोड़ा गया था, यह आपको बताना है कि इसे जोड़ा गया था आपके 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था, फटाफट नोट कीजिए, किससे जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। फटाफट नोट कर लीजिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन आता है कि यह 2002 में जुड़ा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। संविधान संशोधन में कब जुड़ा था, 2002 सन में जुड़ा था, ये भी नोट कीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 86वें संविधान संशोधन में किसका अधिकार है, तो इसमें शिक्षा का निःशुल्क अधिकार है। क्या है, इसमें शिक्षा का निःशुल्क अधिकार है। फटाफट नोट करना है, शिक्षा का निःशुल्क अधिकार, ये आप नोट कर लीजिए फटाफट। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो डी ऑप्शन को देखते हैं, आर्टिकल 39A के बारे में देखते हैं। तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन के अंदर आता है, जो आपके 1976 का संविधान है। फटाफट आपको नोट करना है, 42वें संविधान संशोधन के अंदर आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इसमें लिखा हुआ है, समान कार्य के लिए। फटाफट नोट करना है आपको, समान कार्य के लिए समान वेतन, नोट कर लीजिए थोड़ा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश नार्डिक देशों में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नार्डिक देश के बारे में। तो नार्डिक देश में आपके क्या आते हैं, 5 कंट्रीज आती हैं, 5 देश आते हैं आपके, 5 देश। फटाफट आपको नोट करना है। वो आपके 5 देश कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो नार्डिक कंट्री में आपका सबसे पहले क्या आता है, नॉर्वे आता है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर पे क्या आता है, स्वीडन आता है। फटाफट इसे भी नोट करना है। थर्ड नंबर पे क्या आता है, इसे देखिए, डेनमार्क आता है। क्या आता है, डेनमार्क, इसे भी देखना है।
फोर्थ नंबर पे क्या आता है, फिनलैंड आता है, इसे भी आपको देखना है। और आपके लास्ट एंड फाइनल नंबर पे क्या आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्या आता है, आइसलैंड आता है। फटाफट इसे भी देख लीजिए। ये भी क्या है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आपके नार्डिक देश कौन कौन से हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और आइसलैंड है। तो फटाफट नोट कर लीजिए। ऑप्शंस पे चलते हैं तो नॉर्वे आपका नार्डिक देश होता है, डेनमार्क भी होता है, आइसलैंड भी होता है, लेकिन लातविया आपका क्या नहीं है, नार्डिक देश नहीं है। फटाफट नोट कीजिए। तो थोड़ा बात कर लेते हैं लातविया के बारे में। क्या बात कर लेते हैं, लातविया के बारे में। सबसे पहले आपका कौन सा कंट्री आता है, लातविया के बारे में बात करते हैं। लातविया के साथ साथ आपके दो कंट्री और आते हैं। एक कौन सा आता है, लिथुआनिया आता है। कौन सा आता है, लिथुआनिया आता है। फटाफट इसे देख लीजिए। और आपका लास्ट एंड क्या आता है, एस्टोनिया आता है। क्या आता है, एस्टोनिया आता है, इसे भी आपको देखना है। तो तीनों कंट्रीज के बारे में आपको देखना है। ये आपके कौन से देश है, जैसे आपके जो पीछे वाले देश नार्डिक देश थे, उसी प्रकार से ये आपके बाल्टीन देश है। कौन से देश है, बाल्टीन देश है। फटाफट नोट कर लीजिए। थ्री कंट्रीज आपकी कौन सी, बाल्टीन देश है। फटाफट नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, ये सब आप बच्चों को भी पता है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्लास आपकी जो इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे ही जाते हैं। टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की, ट्रांस हिमालय की, सतपुड़ा श्रेणी की या फिर हिमालय की। तो मैं बता दूं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या है, सतपुड़ा श्रेणी। फटाफट नोट कीजिए। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, दो दो बेटा। क्या है, दो दो बेटा। फटाफट आपको नोट करना है, दो दो बेटा। फटाफट नोट कीजिए। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट केटू है। फटाफट इसे भी नोट करना है, कौन सी है, माउंट केटू। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। फटाफट नोट कीजिए, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। फटाफट नोट कीजिए। आपसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में तो बाद में पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। फटाफट नोट कीजिए। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का उपविजेता कौन था, यह आपको बताना है। तो फटाफट आपको बताना है। जो आपका क्वेश्चन दे रखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन विजेता के बारे में बात करते हैं। तो विजेता कौन था, मध्य प्रदेश था। फटाफट नोट कर लीजिए। विजय का मतलब हो जाएगा विजेता, वो आपका एमपी था। उपविजेता कौन था, मुंबई था। फटाफट नोट कीजिए, कौन था उपविजेता, मुंबई। फटाफट नोट कर लीजिए। आईपीएल 2022 में के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आईपीएल 2022 के बारे में अपन बात करते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में आईपीएल। तो आईपीएल 2022 के बारे में यदि बात करते हैं तो इसमें विजेता कौन था, वी का मतलब हो जाएगा विजेता। विजेता था आपका गुजरात। फटाफट नोट कीजिए। और उपविजेता कौन था, आपका राजस्थान। फटाफट नोट करना है, कौन था उपविजेता, राजस्थान। फटाफट नोट करना है। जो आपकी टीम हारी थी वो कौन सी हारी थी, राजस्थान हारी थी। अगले क्वेश्चन को देखिए। मनरेगा कब से लागू हुआ था, यह आपको बताना है। आपके 2 फरवरी 2006 या फिर 4 मार्च 2009 या फिर 7 अप्रैल 2005 या फिर 12 जून 2002। तो आपको बताना है कि मनरेगा कब लागू हुआ था। तो मनरेगा लागू हुआ था आपके 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। फटाफट नोट करना है। अब क्वेश्चन आता है कि मनरेगा नाम कब इसका पड़ा था, यानी मनरेगा नाम इसका कब हुआ था। फटाफट बताइए। तो मनरेगा नाम इसका कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 को इसका मनरेगा नाम हुआ था। फटाफट नोट करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा के पहले लोकपाल कौन थे, ये भी पता होना चाहिए। तो मनरेगा के पहले लोकपाल कौन थे, एन के ओझा जी थे। कौन थे, एन के ओझा जी। फटाफट नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह आपको बताना है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सुमन बेरी जी है, रेखा शर्मा या फिर नमिता गोखले।
तो यहाँ से मैं बता देता हूँ आपके रेखा शर्मा है। राइट आंसर सी बी ऑप्शन, फटाफट इसे आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर कोकिला के नाम से कौन फेमस है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए। आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है। 1 2 3 कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो स्वर कोकिला के नाम से कौन फेमस है, MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन फेमस है, फटाफट आपको नोट करना है। नाम तो सुना ही होगा, MS सुब्बुलक्ष्मी, फटाफट नोट कर लीजिए। ये भी क्या है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। एग्जाम में आगे भी पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किन्हें मिला था, ये आपको बताना है। तो किन्हें मिला था, शरद कमल को मिला था। किन्हें मिला था, शरद कमल को मिला था। शरद कमल किनके खिलाड़ी है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। फटाफट आपको नोट करना है कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी कौन है, शरद कमल है, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज की क्लास का। भारत ने ओलंपिक में भाग कब लिया था, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, इसे आपको देखना है। तो भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था, यह आपका HW क्वेश्चन है। फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास खत्म हो जाने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक करना है, फटाफट वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो क्लास की जो PDF होती है, क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो भी आपको सेव PDF के रूप में मिल जाते हैं, जहाँ से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं आपको, तो उनको आपको देखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अपन आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।